हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फरमानुल्लाह खान। टुडे वी आर डिस्कसिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमारे पास एक यूनिट है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे। और इसी में इस चैप्टर में आपके पास जो एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो वो एमसीक्यूज़ भी हम पॉइंट आउट करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के हमारे पास दो पार्ट हैं। इस फर्स्ट पार्ट में जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, और सेकंड पार्ट जो हमारे पास इस वीडियो यूनिट का होगा, उसमें हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड पार्ट की वीडियो लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक के जरिए आप इसके सेकंड पार्ट तक जा सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों होता है। रिप्रोडक्शन जब हमारे पास एक स्पीशीज अपने नस्ल को इंक्रीज करती है, ज़्यादा करती है, बढ़ाती है, जनरेशन को बढ़ाती है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि हमें पता है कि इंसान जो है, शुरू से इंसान आ रहे हैं कि जो है मेल फीमेल जो है वो शादी कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, फिर वो मेल फीमेल वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे इस तरह। तो जनरेशन बाई जनरेशन जो हमारे पास ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो वो जो है एक टाइम आ जाता कि तमाम इंसान जो है वो ख़त्म हो जाते, तमाम जानदार जो ख़त्म हो जाते। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास ह्यूमन में और एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स वगैरह हर चीज़ों में इस तरह रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन का तो हमें पता चल गया कि हमारे पास पेरेंट जो अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जो वालिदैन जो है वो बच्चे जिस तरह पैदा होते हैं उनसे, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन एक ख़ास सिस्टम की बिहाफ पे होता है। इसके लिए चीज़ें दरकार होती है, इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, हमारे बॉडी में अल्लाह ने रखा हुआ है, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। अब फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन है? द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। एमसीक्यूज के लिए आप ये अब याद रख लें कि टेस्टिस के दो काम है कि वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी हमारे पास प्रोड्यूस होगा, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो वो अब किस तरह प्रोड्यूस करेगा, ये आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। द डक्ट्स ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड असिस्ट इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो हमारे पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर डक्ट सिस्टम भी होता है। तो फिर डक्ट सिस्टम का काम क्या है? उसके तीन मेजर काम है। एक, वो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म और सीमन वगैरह को। दूसरा, उसका काम क्या है कि वो स्टोर करता है स्पर्म को एक ख़ास टाइम के लिए। वो आगे हम पढ़ते हैं कि कितने टाइम तक हमारे पास स्पर्म जो है वो लाइव फॉर्म में स्टोर रहते हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद उसका काम क्या है कि वो स्पर्म को असिस्ट करता है, उनकी मैच्योरेशन भी जो है हमारे पास उन्हीं डक्ट्स में होती है। तो ये डक्ट सिस्टम तीन काम करता है: ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तीसरा, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है कि द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड सेक्रेट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमन। तो देखो हमारे पास जो स्पर्म होते हैं, तो वो ओनली प्योर फॉर्म में स्पर्म मेल से फीमेल में ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि स्पर्म हमारे पास जो है वो एक फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, और वो मैक्सिमम फ्लूइड हमारे पास सीमन होता है। तो वो सीमन कहाँ से आता है? हमारे पास एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है मेल में, तो वो सीमन प्रोड्यूस करता है, और फिर वही सीमन हमारे पास जो है अपने साथ स्पर्म फीमेल में फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन में जो है उसमें लेकर जाता है। तो ये आगे हम इसको सीमन को भी पढ़ेंगे कि सीमन के हमारे पास वो क्या होते हैं, केमिकल मेकअप क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। द पेनिस कंटेन यूरिथ्रा विच इज पैसेज वे फॉर एजाकुलेटिंग सीमन एंड एक्सक्रीटिंग यूरिन। तो क्या है कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे देता हूं। तो यूरिनरी सिस्टम में भी हम मेल में जो है उसमें क्या पढ़ते थे, उसमें हमारे पास यूरिथ्रा और मेल सेक्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल जो हमारे पास
पीनस वगैरह जो है वो भी हम उसके यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं। हालांकि फीमेल का ऐसा कुछ सच हम नहीं पढ़ते। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि मेल में जो हमारे पास यूरिथ्रा है वो दो काम करता है। हमारे पास वो सीमन को भी इजाकुलेट करता है और हमारे पास यूरिन को भी एक्सक्रीट करता है। इसलिए हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसको पढ़ते हैं और यूरिनरी सिस्टम में भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे थोड़ा बहुत जो है वो व्यू देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो है एक ही यूरिथ्रा, उसमें हमारे पास जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही काम करता है और हमारे पास जो है वो यूरिन भी एक्सक्रीट करता है और सीमन या स्पर्म भी वो इजाकुलेट करता है, सीमन जिसमें हमारे पास स्पर्म होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास दो मेजर आर्गन है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन जो कि मेन सेक्स आर्गन है। दूसरे हमारे पास एक्सेसरी सेक्स आर्गन। तो एमसीक्यूज के लिए ये याद रख लें कि प्राइमरी सेक्स आर्गन में हमारे पास टेस्टिस और गोनेड्स, टेस्टिस को दूसरा नेम गोनेड्स भी हम कहते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेक्स आर्गन है मेल का। और एक्सेसरी सेक्स आर्गन जो हमारे पास सेक्स में या रिप्रोडक्शन वगैरह में हेल्प आउट करते हैं वो हमारे पास कौन से हैं? वो हमारे पास जो है एक्सेसरी सेक्स आर्गन है जिसमें सेमिनल वेजिकल जो सीमन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथरल ग्लैंड, पीनस एंड यूरिथ्रा। तो ये एक्सेसरी सेक्स आर्गन है। तो पहले हम मेन सेक्स आर्गन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सेसरी पढ़ेंगे। गोनेड्स आर टेस्टिस प्रोड्यूस गीमीट्स, सेक्स सेल एंड सेक्रीट्स हार्मोन्स। स्पर्म्स हमारे पास मेल गीमीट्स हैं। तो गोनेड्स क्या काम करते हैं? टेस्टिस वो हमारे पास सेक्स सेल मेल जो कि हमारे पास क्या है? स्पर्म है वो, और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज सेक्रेट करता है। तो फिर गोनेड के हमारे पास दो फंक्शन हो गए, स्पर्म प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन वो सेक्रेट करना। टेस्टिस में हमारे पास डक्ट सिस्टम भी होता है जिसमें एपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंसी एंड यूरिथ्रा, ये हमारे पास डक्ट सिस्टम है मेल में। ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में हमारे पास स्क्रूटम और पीनस आता है। स्क्रूटम में हमारे पास टेस्टिस होते हैं और पीनस वो तो आप लोगों को पता है जिसमें हमारे पास डक्ट्स वगैरह होते हैं थ्रू जिसके जरिए यूरिन और सीमन जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो ये हमारे पास जो है ये चीज़ें आप याद किया करें कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में हमारे पास कौन कौन से पार्ट आते हैं, इंटरनल में कौन से पार्ट आते हैं। तो अब हम इंटरनल पढ़ते हैं। इंटरनल में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंसी की ये हमारे पास तीन नेम है, ये आप रटा करेंगे। वास डिफरेंसी, डक्टस डिफरेंसी और स्पर्मेटिक डिफरेंसी। तो ये हमारे पास आप इसको याद रख लें। इजाकुलेटरी डक्ट्स, यूरिथ्रा, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बुलबुरेथरल ग्लैंड। तो ये एक्सटर्नल सेक्स जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो इसको हम एक एक करके आगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे जिसके बाद आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फुल बाय फुल समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हम पढ़ते एक्सटर्नल में स्क्रूटम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस, मेंटेन टेस्टिस एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। अच्छा, स्क्रूटम हमारे पास वो तेला नुमा शक्ल, तेरा नुमा जो है हमारे पास बॉडी होती है जिसमें टेस्टिस होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं मेल में। तो उसका काम क्या होता है कि वो टेस्टिस की प्रोटेक्शन करती हैं और उसके साथ टेस्टिस का जो है टेम्परेचर वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रखती हैं। अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 है और आपके पास एमसीक्यूज में आए कि टेस्टिस का कितना होगा, तो फिर आपने जो है नॉर्मल से 3 को माइनस करके आपने आंसर लिखना होगा 34। तो फिर वहाँ पे आप ये ना कहें कि हमें नहीं लिखा था कहीं पे 34, नहीं, यहाँ पे ये लिखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि जो आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा टेस्टिस का टेम्परेचर उससे 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। टेस्टिस आर टेस्टिकल्स पेयर्ड ऑल ग्लैंड्स, they descend into the scrotum during the 7th month of फीटल डेवलपमेंट। ये एमसीक्यूज आप याद रख लें कि जब हमारे पास फीटस की डेवलपमेंट होती है और वो कोई मेल बेबी है, फीटस एज अ फीटस कोई मेल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास ये होगा कि जब 7 महीनों का फीटस हो जाएगा तो उसके टेस्टिस जो हैं वो फिर स्क्रोटम में आ जाते हैं। और यही बात है कि हमारे पास 6 मंथ के फीटस में जो है उसमें हमारे पास क्या होते हैं कि उस 6 मंथ प्रेगनेंसी में हमारे पास
पास पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि सेक्स आर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं और फिर 7th मंथ में हमारे पास टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर जाते हैं, वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ 250 to 300 लोब्यूल्स। ये जो है आपके प्रीवियस पेपर में ये एमसीक्यूज आया था। तो हमारे पास हर टेस्टिस में कितने 250 से लेकर 300 तक लोब्यूल्स होते हैं। अब लोब्यूल क्या होते हैं? लोब्यूल ही यही चीज़ है जिसमें स्पर्म्स वगैरह बनते हैं। तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर लोब्यूल में हमारे पास 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इससे फिर आप एमसीक्यूज जो है वो आप इसमें कंसेप्ट आप क्लियर कर लें कि अगर डायरेक्टली आपको बताया जाए कि हमारे पास टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने इससे फिर कैलकुलेशन करनी होगी कि हमारे पास 250 से लेकर 300 तक अगर लोब्यूल हैं और हर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो फिर हमारे पास एज अ होल टेस्टिस में कितने होंगे। तो इससे फिर आप ये कर सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव स्पर्मेटोजेनिक सेल टू फॉर्म स्पर्म्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हमारे पास लोब्यूल में होते हैं वो क्या है, उसमें हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल वो सेल जो हमारे बॉडी में, जो हमारे टेस्टिस में जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन किस में होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होती है। In the space between seminiferous tubule are clusters of cell called Leyden cells which secrete testosterone मेल हार्मोन। देखो, अगर ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे लेडन सेल्स होते हैं, यहाँ पे लेडन सेल्स होते हैं। जो ये एक ट्यूब्यूल और दूसरे ट्यूब्यूल के दरमियान में लेडन सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारे पास इसमें प्रोडक्शन और सेक्रीशन होती है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन की। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हमारे पास सेक्स हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उसकी प्रोडक्शन और सेक्रीशन वो कहाँ से होती है? वो लेडन इंटरस्टिशियल सेल से होती है, जो कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में पाए जाते हैं। एक सेमिनिफेरस और दूसरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में ये सेल पाए जाते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम स्पर्म प्रोडक्शन हुआ और लेडन सेल का काम सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोमोट मेस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिबिडो। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि वो मेस्कुलाइन कैरेक्टर और लिबिडो। मेस्कुलाइन कैरेक्टर क्या है कि जो मेल के कैरेक्टर्स होते हैं उसकी दाढ़ी निकल आ जाती है, वो मस्कुलर होता है, सही है, उसके मूंछें निकल आती हैं, सही है, वो मस्कुलर होता है, और जो है सेक्स आर्गन में जो है उसके साइज में जो है वो साइज इंक्रीज हो जाते हैं प्यूबर्टी के वक्त। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेल को जाहिर करते हैं, तो वो कहाँ से, किस वजह से होते हैं? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और इसी के साथ लिबिडो हमारे पास सेक्सुअल डिज़ायर को कहते हैं कि प्यूबर्टी के बाद जो है मेल में जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है कि मेल वांट टू कोपुलेट विद समवन, मीन्स वो उसे सेक्सुअल पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास किस वजह से होती है? वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू अ नेटवर्क कॉल्ड रेटी टेस्टिस। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जो हमारे पास ओपन होता है एक नेटवर्क में, जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। और रेटी टेस्टिस क्या है कि वो हमारे पास 8 से लेकर 15 वास इफ्रेंसी एंड फाइनली फॉर्म एपिडिडाइमस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है रेटी टेस्टिस के, फिर रेटी टेस्टिस के बाद जो है रेटी टेस्टिस से हमारे पास 8 से लेकर 15 तक वास इफ्रेंसी डक्ट्स वो निकले हुए होते हैं, और यही डक्ट फिर हमारे पास मिलकर जाते हैं एपिडिडाइमस में, सही है। तो अब एपिडिडाइमस के बाद क्या होता है? अब यहाँ पे आपको ये बताएं कि एपिडिडाइमस क्या होता है। तो स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ गए रेटी टेस्टिस में, उसके बाद आ गए वास इफ्रेंसी में, वास इफ्रेंसी के बाद आ गए एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस क्या होता है कि इट इज कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अराउंड 4 मीटर। इसकी लेंथ जो है आप याद रख लें। रिसीव स्पर्म फ्रॉम द एफेरेंट डक्ट ऑफ टेस्टिस, द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन इन अराउंड 14 डेज। तो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हमारे पास स्पर्म की मैच्योरेशन कहाँ पे होती है? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में हमारे पास स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है और इसका टाइम हमारे पास 14 डेज है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इट कैन स्टोर वायबल स्पर्म्स फॉर अबाउट 2 मंथ। और एपिडिडाइमस हमारे पास 2 महीनों तक स्पर्म को वायबल एक्टिव रखता है।
स्पर्म को ख़राब नहीं होने देता, तो ये 2 मंथ तक, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें। तो 2 एमसीक्यूज़ हैं, 14 दिनों में मैच्योरेशन होती है स्पर्म के लिए एपिडिडाइमस में, और हमारे पास ये 2 महीनों तक स्पर्म को वायबल रख सकता है। प्रोपेल स्पर्म्स इनटू वास डिफरेंसी, फिर एपिडिडाइमस के बाद वो स्पर्म जो है वो फिर कहाँ चल जाते हैं, वो वास डिफरेंसी में चले जाते हैं। वास डिफरेंसी आर डक्टस डिफरेंस कन्वे स्पर्म टूवर्ड यूरिथ्रा। वास डिफरेंसी से हमारे पास स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है, आप एमसीक्यूज़ के लिए इसको याद रख लें कि वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी अ पोर्शन ऑफ ईच डक्टस डिफरेंस इज रिमूव्ड एज अ फैमिली प्लानिंग। वेजेक्टोमी ऐसा होता है कि हमारे पास डक्टस डिफरेंस जो हमारे पास है उसका पोर्शन वो रिमूव कर दिया जाता है। वो जब रिमूव कर दिए जाते हैं तो आपके पास वो स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा में नहीं आते, और ये फैमिली प्लानिंग के लिए होते हैं कि जब आप चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग हो, जो है कॉपुलेशन तो करे कपल, लेकिन बच्चे पैदा ना हो, प्रेगनेंसी वगैरह ना हो, तो फिर ये परमानेंट जो है इसकी वेजेक्टोमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वास डिफरेंसी जो है उसको रिमूव किया जाता है, और उसके बाद फिर जो है हमारे पास स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा की तरफ नहीं आते, वहाँ नहीं रिलीज होते। एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट वो जिससे आपकी एजाकुलेशन हो, तो वो एजाकुलेटरी डक्ट जिसमें हमारे पास स्पर्म सीमन जो है वो बाहर उनकी एजाकुलेशन होती है। इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेमिनल वेसिकल डक्टस एंड द एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंसी। तो ये जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल डक्टस और एम्पुला हैं, ये तमाम मिलकर हमारे पास एक डक्ट बनाते हैं जिसे एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इट पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड टर्मिनेट इनटू प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजर कर ये हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की में इंटर होते हैं। तो ये जितनी भी टर्म हमारे पास हैं कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये आगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यूरिथ्रा, यूरिनोजेनिटल डक्ट इजेक्ट बोथ सीमन एंड यूरिन। यूरिथ्रा हमारे पास इसे यूरिनोजेनिटल भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें हमारे पास सीमन और यूरिन दोनों पास होते हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जहाँ पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। दूसरा हमारे पास है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा फ्रॉम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा टू पेनस, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से लेकर पेनस तक एक्सटेंड होते हैं। और तीसरा हमारे पास स्पंजी पेनाइल यूरिथ्रा है दैट रन द लेंथ ऑफ द पेनस, जो कि हमारे पास फुल पेनस में जो रन करके एक्सटर्नल की तरफ आता है, एक्सटीरियर की तरफ। तो ये हमारे पास जो है 3 पार्ट जो यूरिथ्रा के हैं, आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि हमारे पास यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं मेल। अब हम एसेसरी ग्लैंड, जो कि पहले मैंने आपको उसके सिर्फ नेम बताएं, अब हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं कि सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड्स क्या होता है। पेयर्ड ग्लैंड लाइंग पोस्टीरियर टू ब्लैडर, ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास होते हैं, बैक साइड पे। इनकी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है। 1 इज एसोसिएटेड विथ ईच वास डिफरेंसी, और हर जो है हमारे पास वास डिफरेंसी के साथ एसोसिएट होता है। इसका काम क्या है, इट सेक्रीट्स an alkaline viscous fluid having fructose, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन। तो ये हमारे पास जो है फ्लूइड सेक्रीट्स करता है, जिसमें हमारे पास फ्रक्टोज भी होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी होते हैं और क्लॉटिंग प्रोटीन भी होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास इसमें होती हैं, और ये सेक्रेट कौन करता है, ये सेमिनल वेसिकल इसको सेक्रेट करता है। फॉर्म अबाउट 60% ऑफ सीमन वॉल्यूम, और 60% ऑफ सीमन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास सेमिनल वेसिकल से रिलीज सेक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें, क्योंकि सीमन बाकी वो भी हमारे पास प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल ग्लैंड लाइंग एंटीरियर, ये हमारे पास ब्लैडर के एंटीरियरली जो हमारे पास पाया जाता है, नहीं ये हमारे पास एंटीरियरली पाए जाते हैं। वो सेमिनल वेसिकल पोस्टीरियर था, तो ये उस बॉडी के एंटीरियर में होता है। इसकी लेंथ जो है ये 1 सेंटीमीटर कम होता है, शॉर्ट होता है सेमिनल वेसिकल से। इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। सराउंड्स प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को सराउंड करता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्या करता है, इट सेक्रेट
thick milky alkaline secretion about 30% is added to semen। तो ये हमारे पास अल्कलाइन सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि 30% ऑफ सीमन जो है वो प्रोड्यूस बनाता है। तो अल्कलाइन सेक्रीशन क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेल का हमारे पास यूरिथ्रा वो उसमें भी यूरिन पास होता है जो कि एसिडिक होता है, और फीमेल का भी इस तरह होता है हमारे पास एसिडिक। तो ये इसकी एसिडिटी को नॉर्मल रखता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि आपके पास स्पर्म को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि द ग्लैंड फर्दर ग्रो इन साइज आफ्टर एज 50 दैट इज कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो क्या होता है कि जब हमारे पास मेल की एज 50 से बढ़ती है तो उसका जो है अक्सर मेल में क्या होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी पे भी मेरा एक लेक्चर है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी क्या होती है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। और यही बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी आप आगे 3rd सेमेस्टर AHN में भी पढ़ेंगे। Secrete milky slightly acidic fluid having citrus fluid, proteolytic enzyme, lysozyme, seminal plasmin। एसेसरी ग्लैंड जो हमारे पास बाकी जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास एसिडिक, लाइसोजाइम, सेमिनल प्लाज्मिन, एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो सेक्रेट करते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम हमारे पास स्पर्म की प्रोटेक्शन और उसका पैसेज में हेल्प आउट करते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी एंड वाइबिलिटी। ये स्पर्म की मोटिलिटी और उसके वाइबिलिटी में इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट वो करता है, प्ले करता है। मेक अप अबाउट 25% ऑफ सीमन वॉल्यूम, और हमारे पास सीमन वॉल्यूम का 25% जो है वो हमारे पास इस एसेसरी ग्लैंड की जो है उसकी वजह से हमारे पास होता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख लें। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। इसको कॉपर्स या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। ये हमारे पास पेयर ग्लैंड होते हैं अबाउट पी साइज, लोकेटेड इंफीरियर टू प्रोस्टेट ऑन आइदर साइड टू द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के दोनों साइड पे और प्रोस्टेट के पोस्टीरियर उसके इंफीरियर उसके सामने जो है ये हमारे पास लोकेट करता है। इट सेक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग लुब्रिकेटिंग म्यूकस। ये हमारे पास अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और वो लुब्रिकेटिंग म्यूकस हमारे पास होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि इसका जो है फ्लूइड जो है वो हमारे पास अल्कलाइन होगा। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करते हैं, वो अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं सीमन। सीमन क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड सेमिनल फ्लूइड। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास सीमन में क्या होते हैं कि उसमें फ्रक्टोज होते हैं, उसमें हमारे पास फ्लूइड भी होता है, तो फ्लूइड होते हैं। तो ये सीमन, फ्लूइड और उसके साथ स्पर्म, ये दो जब एक साथ हो जाते हैं तो इसको कंबाइनली हम कहते हैं सीमन कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ सेक्रीशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जितनी भी चीजें सेक्रीशन करती है तो ये हमारे पास सीमन बनाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसमें स्पर्म आते हैं और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह से इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास सीमन आता है, फ्लूइड आता है, फ्रक्टोज आता है, अल्कलाइन वगैरह फ्लूइड हमारे पास आते हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट और उसके वाइबिलिटी, उसके मैच्योरेशन वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। ईच इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म इज 2.5 to 5 ml। हर इजाकुलेशन सीमन की होती है, इजाकुलेशन ऑफ सीमन की जो है 2.5 से 5 ml की जो इजाकुलेशन होती है, तो उसमें हमारे पास 50 से लेकर 150 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है कि हर इजाकुलेशन में 50 से लेकर 150 मिलियन तक हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं हर ml में, और हर इजाकुलेशन में 2.5 से 5 ml का हमारे पास सीमन इजाकुलेटर होता है। तो 1 ml में अगर हमारे पास 50 से लेकर 150 है तो 2.5 से लेकर 5 ml तक फिर आप इसके लिए खुद कैलकुलेशन कर ले। When the number fall below 20 millions per ml, the male is likely to be infertile। और जब हमारे पास हर ml ऑफ सीमेन में अगर 20 मिलियन से कम है स्पर्म, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन, ये मेल जो है ये इनफर्टाइल है। और अक्सर जो हमारे पास मेल में इनफर्टिलिटी होती है तो उसका ये रीज़न भी होता है कि स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है, और इसका टेस्ट भी किया जाता है ऐसे
लोगों के लिए, सही है। सीमन इज स्लाइटली अल्कलाइन, सीमन जो है वो अल्कलाइन होता है, उसका पीएच 7.2 से लेकर 7.7 तक उसका पीएच हमारे पास होता है अल्कलाइन। और इसकी अल्कलिनिटी इसलिए होती है कि ये आपके पास यूरिथ्रा की जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर ले और स्पर्म वायबल रहे। स्पर्म ईच डे अबाउट 300 मिलियन स्पर्म कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारे बॉडी में 300 मिलियन के स्पर्म जो है वो एक दिन में मैच्योर बन जाते हैं, फुल कंप्लीट बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बाद। एट द टॉप ऑफ न्यूक्लियस ऑन द हेड ऑफ स्पर्म देयर इज ए क्रोमोसोम filled with enzyme that help the sperm to penetrate oocyte during fertilization। हमारे पास हर स्पर्म में, ये अगर हमारे पास स्पर्म का शेप है, यहाँ पे मैं बना दूं, यहाँ पे ये हमारे पास स्पर्म्स हैं अगर, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि इसके हेड पे यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी बॉडी होती है जिसे कहते हैं, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम में हमारे पास लाइसोजाइम होते हैं। इसका काम एग को पेनिट्रेट करना, एग के लेयर को ब्रेक करके उसके पेनिट्रेशन कर लेता है और हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है। मे रिमेन वायबल फॉर फ्रॉम 12 to 48 हार्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रे। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख ले कि जब हमारे पास कॉपुलेशन हो जाती है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं सेक्स के बाद, तो फिर क्या होता है कि स्पर्म अगर फीमेल के सेक्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होते हैं, सेक्रेट हो जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं, तो फिर उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो स्पर्म 12 से लेकर 48 घंटों तक वायबल रह सकते हैं। अगर इस टाइम के दौरान उसको जब भी मौका मिलेगा वो आपके जो है फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर लेता है। अब हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोन किस तरह स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल स्टिमुलेट गोनेडोट्रोफ इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू इंक्रीज देयर सेक्रेशन ऑफ द टू गोनेडोट्रोफिन एस लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल जो कि हमने एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहीं से आप देख सकते हैं। हमारे पास इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ है कि हाइपोथैलेमस में हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वो सेक्रेट हो जाता है, वो चला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के सेक्रेशन को जो है उसको इंक्रीज कर लेती है। हमारे पास दो तरह के गोनेडोट्रोफिन है, एक लुटेनाइजिंग हार्मोन, दूसरा हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। तो इसको आप याद इस तरह करेंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH में S है, तो S का मतलब स्पर्म, तो इसका मतलब मकसद स्पर्म प्रोडक्शन है। लुटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट लेडन सेल टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन व्हिच अल्टीमेटली स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या काम करते हैं कि वो लेडन सेल को स्टिमुलेट कर लेते हैं। लेडन सेल हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होते हैं वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर लेते हैं और वही टेस्टोस्टेरोन फिर अल्टीमेटली हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास क्या काम करता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करता है और फिर वही टेस्टोस्टेरोन फिर हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन क्या है, एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख ले। इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दाढ़ी का निकल आना, मसल्स का डेवलप होना, आवाज़ का बारी होना, मूंछे निकल आना, इस तरह सेक्स आर्गन जो है उसके साइज इंक्रीज होना। तो ये तमाम जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होते हैं। इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है। प्रोटीन एनाबॉलिज्म, ये हमारे पास प्रोटीन के एनाबॉलिज्म, प्रोटीन के फॉर्मेशन वगैरह में भी इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट स्टिमुलेट मसल
टू इंक्रीज इन मास, ये मस्कुलर मास को भी इंक्रीज करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं। इट स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, ये हमारे पास आरबीसीज ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। एंड लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर को भी, जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो मेल में क्रिएट करता है। अब एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे आ जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है पिनस। पिनस डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सही है, आप सिंपल है। रीजन ऑफ द पिनस, रीजन्स ऑफ द पिनस हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास शेफ्ट होता है, ग्लैंड्स पिनस होता है, इनलार्ज टिप जो हमारे पास है, प्रोप्यूस है हमारे पास, फोल्डेड कफ ऑफ स्किन अराउंड प्रोक्सिमल एंड है, दैट इज ऑफन रिमूव्ड बाय सर्कमसीजन। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे हम एक रफ सा पिनस अगर हम यहाँ पे ड्रा कर ले तो इसमें क्या होता है कि इसका जो हमारे पास ये पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिनस ग्लैंड्स। इसके ऊपर जो ये हमारे पास लेयर है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोर स्किन। ये हमारे पास जो है ये फोर स्किन होती है, उसके ऊपर जो हमारे पास ये जो ऊपर स्किन है तो ये पूरा हमारे पास ग्लैंड्स हो गया। इसके इन्फेक्शन को ग्लेनाइटिस भी कहते हैं, कि जिन पर्सन को पिनस ग्लैंड्स के इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको ग्लेनाइटिस भी कहते हैं। इसके ग्लैंड्स के ऊपर एक लेयर सा होता है जो हमारे पास क्या होता है, एक कफ सा होता है, फोल्डेड कफ, जो कि हमारे पास सर्कमसीजन में अक्सर रिमूव करते हैं। अब हमारे पास कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है ऑफ यूरेथ्रल मियोसिस, एपिस्पीडियासिस। एपिस्पीडियासिस कैसे कहते हैं, ये हमारे पास कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें पिनस का ओपनिंग जो होती है वो उसके डार्सम यानी ऊपर सरफेस पे ओपनिंग होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर लूँ तो अगर नॉर्मल पिनस हमारे पास है तो वो क्या होगा, नॉर्मल पिनस हमारे पास ओपनिंग यहाँ से होगी, लेकिन इस टाइप के जो पिनस होते हैं उसमें ओपनिंग कहाँ से, उसमें ओपनिंग यहाँ से होती है, तो इसको कहते हैं एपिस्पीडियासिस। ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास एपिस्पीडियासिस है। इसके बाद फिर हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास हाइपोस्पीडियासिस आता है। तो हाइपोस्पीडियासिस में क्या होता है कि उसमें ये ओपनिंग ये वो नीचे की तरफ होती है, जो कि हमारे पास एक जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है। इसके बाद है क्रिप्टोक्रीटिज्म। क्रिप्टोक्रीटिज्म में क्या होता है कि क्रिप्टोक्रीटिज्म कहते हैं हिडन टेस्टिस, अनडिसेंट टेस्टिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फीटस जब 7 मंथ का हो जाता है तो उसमें ये टेस्टिस जो है वो डिसेंड हो जाते हैं स्क्रूटम में, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है ये टेस्टिस आपके स्क्रूटम में नहीं आते और बॉडी में ही रह जाते, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हाई होते हैं स्क्रूटम से, तो वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती और इस तरह मेल जो है वो फिर स्टेराइल हमारे पास होता है। फाउंड इन 3% ऑफ फुल टर्म वाइल 30% इन प्री टर्म। जो हमारे पास फुल टर्म बेबी होते हैं तो उसमें 3% में इस तरह प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो प्री टर्म बेबी होते हैं तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है और 30% तक ये हमारे पास परसेंटेज पहुंच जाती है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये डिजिट याद कर ले। अनट्रीटेड केसेस रिजल्ट इन स्टेरिलिटी, और अगर इस टाइप के केसेस को हम ट्रीट ना करें तो फिर क्या हो जाते हैं, वो फिर हमारे पास वो पर्सन जो है वो स्टेराइल हो जाता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका डैमेज हो जाता है। सीमन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सीमन एवेलुएट द क्वालिटीज ऑफ सीमन विच इज यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द इनफर्टिलिटी। देखो सीमन की एनालिसिस हम क्यों करते हैं कि जब हमारे पास पर्सन में फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, वो इनफर्टाइल वगैरह होते हैं, तो फिर हम सीमन की एनालिसिस करते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, क्योंकि ये अक्सर हम मौसम वगैरह में हम देखते हैं, इधर उधर रेगुलर माहौल में देखते हैं कि इनफर्टिलिटी टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है, उसमें सीमन का वॉल्यूम देखा जाता है, उसकी पीएच देखी जाती है, लिक्विफिकेशन, स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी के स्पर्म की काउंट कितनी है, अगर 20 मिलियन से कम है तो फिर ये पर्सन जो है ये फिर स्टेराइल हो जाता है, ये स्टेराइल होता है। उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके जो है मूवमेंट क्या है, मोटिलिटी है या नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, आरबीसी वगैरह तो उसमें नहीं आ रहे, फ्रक्टोज लेवल उसमें कितना है हमारे पास, तो ये तमाम चीज़ें जो ये हम फिर सीमन के टेस्ट में हम देखते हैं। अब क्वालिटी ऑफ सीमन क्या होना चाहिए,
फर्टिलिटी के लिए, तो मिनिमम क्वालिटी, तो वो क्वालिटी जो सीमन के लिए होनी चाहिए ताकि वो फिर फर्टिलिटी हमारे पास कर सके, वो फर्टाइल हो वो पर्सन। तो वॉल्यूम ऑफ सीमन पर एजाकुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट 2 ml, 2 ml, कम से कम 2 ml हमारे पास एजाकुलेशन के टाइम पे ये होना चाहिए। इसके बाद स्पर्म काउंट जो है हमारे पास एटलीस्ट 20 मिलियन पर ml होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्पर्म्स ईच एजाकुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट 40 मिलियन। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए, ये तमाम ये फुल स्लाइड जो है एमसीक्यूज का है, आप इसको एमसीक्यूज के लिए रटा कर ले कि ये क्वालिटी हमारे पास होगी तब हमारे पास वो पर्सन फर्टाइल होगा। 75% ऑफ स्पर्म पर एजाकुलेशन मस्ट बी लो, 75% लाए होंगे, कम से कम 50% हमारे पास मोटाइल होने चाहिए, 30% ऑफ स्पर्म जो है उसकी हमारे पास कम से कम नॉर्मल शेप होनी चाहिए, सही है। उसके बाद हमारे पास स्पर्म विद लीड, इसके बाद क्या है कि स्पर्म्स विद हेड डिफेक्ट मस्ट बी लेस देन 35, वो स्पर्म जिसमें हेड डिफेक्ट हो वो कम से कम 35 से कम होगा। अगर इससे ज़्यादा स्पर्म के ये डिफेक्ट होते हैं तो तब भी प्रॉब्लम होती है। स्पर्म विद मिड पीस डिफेक्ट मस्ट बी लेस देन 20%, और अगर स्पर्म का मिड पीस में डिफेक्ट है तो वो इस डिफेक्ट वाले डिफेक्ट जो है ये 20% से कम डिफेक्ट हमारे पास होना चाहिए। इससे अगर बढ़ता है ये डिफेक्ट तो फिर स्पर्म में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर आप स्टेरल हो जाते हैं। स्पर्म विल टेल डिफेक्ट मस्ट बी लेस देन 20%, और कम से कम 20% से कम में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, बाकी 80% जो है वो नॉर्मल हमारे पास होने चाहिए स्पर्म। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया कहें कि लेक ऑफ स्पर्म है कि जब हमारे पास स्पर्म जो है वो नहीं होते। ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म की मिकदार 20 मिलियन पर ml से कम हो जाती हैं तो ये फिर हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। ये स्पर्मिया किसे कहते हैं कि लेक ऑफ सीमन रेट्रोग्रेड एजाकुलेशन इन ब्लैडर। क्या होता है कि हमारे पास सीमन जब नहीं होता, लेक ऑफ सीमन होती है, इसको स्पर्मिया कहते हैं। या हमारे पास ब्लैडर ही में अगर स्पर्म की एजाकुलेशन हो जाए, जिस तरह वेजेक्टोमी में होती है, तो फिर उसको स्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया भी होता है, टेरेटोजूस्पर्मिया और टेरेटोस्पर्मिया भी हमारे पास होता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि स्पर्म का शेप जो है वो हमारे पास ख़राब हो जाता है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी उसकी हो जाती है, जो उसका हेड टेल नेक ये चीज़ें हमारे पास ख़राब हो जाती हैं। हेमेटोस्पर्मिया, हेमेटोस्पर्मिया कि अगर आपके पास स्पर्म के साथ ब्लड आता है तो फिर ये हमारे पास हेमेटोस्पर्मिया है। तो ये हमारे पास जो है क्या था, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं जाके आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू।